महीने दे विच लोड शेडिंग दा खात्मा। और मियां शहबाज शरीफ और तेरे को पुछना नहीं पाकिस्तान दे लोकां ने और कीता की आ। स्टील मिल्क का घाटा दूना हो गया तो मिल 4 साल तू बंद है। और शहबाजा तेरे को पुछना नहीं और कीता की आ। और BIA घाटे विच अगे नालों घाटा वध गया है। और क्या करना है और मियां नवाज शरीफ याद रख और पनामा शरीफ और गॉडफादर वड्डी अदालत के बड़े जज आखदे ने और दसते सही कीता की है और की पुछना जे कीता की है और की पुछना जे कीता की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। ये कमर ज़मान कायरा साहब थे। आज पीपल्स पार्टी ने जो पंजाब में शो बनाया हुआ था ये उस बिजली के लिए और उस वो एहतजाज था जो मीनार पाकिस्तान पर होना था, अभी हुआ नहीं। लेकिन पीपल्स पार्टी डटी हुई है कि मीनार पाकिस्तान पर ही एहतजाज होगा। लेकिन हमारे साथ मैं पहले मेहमानों का तारुफ कराता हूँ। रऊफ खलासा साहब, असद उमर साहब, बहुत शुक्रिया। और कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ लाहौर से थोड़ी देर में फोन लाइन पर मौजूद है मेरा ख्याल है, लेकिन थोड़ी देर में वीडियो के ऊपर भी हमारे पास आ जाएंगे। डॉक्टर साहब, ये देखा पंजाब में शो ये सियासत शुरू हो गई है, इलेक्शन की तैयारियां कर रहे सारे। मैं क्योंकि डॉन लीग्स पर उस पर थोड़ी देर में आता हूं जो मरियम बीबी ने कल परसों ट्वीट्स किए। इलेक्शन की तैयारियां शुरू। हमारे पीपल्स पार्टी में 2-3 लोग हैं जिनकी आपको पता है हम इज्जत भी करते हैं और बड़े उनको शौक से सुनते भी हैं। कैरा साहब इज़ वन ऑफ देम। आज मैं उनकी तकरीर भी, मैं उनके टिकर्स देख रहा, तकरीर तो नहीं सुन सका मैं खुर्शीद शाह साहब की। मैं ज़रा आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो सियासतदान जो हैं, हमारे दोस्त जो हैं, ये हमारी विजडम पे कैसे शक करते हैं और ये समझते हैं कि हम कितने वाइज हैं, क्लेवर हैं, श्रूड हैं, नाइव हैं कि हम जब भी चाहें हम अपने लोगों को, अपने जर्नलिस्ट को या वटेवर हम उनको बेवकूफ़ बना सकते हैं। 1-2 मिसालें देता हूँ। आज वो फरमा रहे थे खुर्शीद शाह साहब, वो ये कहते हैं जनाब कि ये आपको याद है कि इसहाक डार ने 480 अरब रुपए का पहले सर्कुलर डेट जो है इन्होंने क्लियर करवा लिया था और उसमें भी करप्शन हुई थी। उस दिन कौमी असम्बली में भी तकरीर करते उन्होंने ये बात शुरू की। अब जरा इसका मैं आपको बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि खुर्शीद शाह साहब का अपना कितना हाथ है। आपको याद होगा अख्तर बुलंद राना ने जो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान से अपनी नौकरी दांव पे लगाई इसी रिपोर्ट के लिए। 480 अरब रुपए जो इन्होंने इसहाक डार ने 27 जून में इन्होंने सिर्फ 1 दिन में नहीं 1 घंटे में क्लियर करवाए थे। 1 घंटे में इन्होंने 480 अरब रुपए की पेमेंट करवाई थी इसहाक डार साहब ने टेलीफोन पे गवर्नर स्टेट बैंक से। जब इसको पता चला इनको अख्तर बुलंद राना साहब को, उन्होंने कहा जनाब कि ये तो कानून के तहत हो नहीं सकता, पहले तो बिल्स की वेरिफिकेशन होगी, झूठे हैं सच्चे हैं, ये कितने यूनिट्स बेचे गए, कितने खरीदे गए, इसकी पेमेंट कितनी हुई, उसके बाद ही हम कोई चीज़ को क्लियर करेंगे। इसको प्री ऑडिट कहते हैं। इन्होंने फोटो कॉपीज़ पे, ये ज़रा जहन में रखिए, फोटो कॉपीज़ पे भी इन्होंने अरबों रुपए की पेमेंट कराई है इसहाक डार साहब ने। ये रिकॉर्डेड है, डॉक्यूमेंटेड है। हाँ, उन पर दबाव पड़ गया कि आपने इसका ऑडिट क्यों करवा रहे हैं, आप क्यों इसकी इंक्वायरी करवा रहे हैं अख्तर बुलंद राना। फिर साहब ने मिला के जो कुछ अख्तर बुलंद राना के साथ किया वो आपके सामने PA से भी मिल गई, उसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से भी छुट्टी करा दी गई। और उस पर इल्ज़ाम क्या था कि आपने 30,000 रुपये अपनी तनख्वाह बढ़ाई है। जो 480 रुपये के स्कैंडल की तहकीकात कर रहे थे उनको 30,000 रुपये पर उन्होंने फारिग कर दिया। चले जी, इंसाफ हो गया, अख्तर बुलंद राना साहब घर चले गए। फिर रिपोर्ट बना गए और जिस रिपोर्ट को राना असद जो है जो पिछले ऑडिटर जनरल थे, इन्होंने पूरी कोशिश की कि इसको ख़त्म किया जाए, डैमेज किया जाए, इसीलिए लेके आए थे। वो रिपोर्ट पेश हुई यहाँ पे खुर्शीद शाह साहब के सामने सर। उसमें 191 अरब रुपए की इरेगुलरिटी डेट सर्कुलर डेट की जो पेमेंट्स की गई थी, इन लोगों को दाद दें कि फोटो कॉपीज पे इन्होंने अरबों रुपए की पेमेंट्स की है, रिकॉर्डेड है। और जो जुर्माने उन्होंने देने थे, IPPs ने देने थे हुकूमत पाकिस्तान को, वो माफ किए गए। और जो जुर्माने IPPs ने इस वजारत पानी और बिजली पे किए थे 22 या 32 अरब, वो अदा किए गए। ये जरा देखते हैं। इन्होंने खुर्शीद शाह साहब ने बैठ के वो पूरी की पूरी रिपोर्ट सेटल की है, इन्होंने उसको रेगुलाइज किया है। इन्होंने कहा जनाब कि इसमें कोई करप्शन नहीं हुई और इसहाक डार साहब और नवाज शरीफ साहब इंतहाई मासूम लोग हैं, उन्होंने बड़े नेक फेथ के साथ ये पेमेंट्स की हैं। आज मुझे ये बताएं, और इसके बरक्स सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में वहाँ पे जो सलीम मांडवी वाला साहब जो हैं वो पिछले 1.5-2 साल से कोशिश में लगे हैं, इसको प्रूव कर रहे हैं। एक ने बैठ के इसको सेटल कर दिया खुर्शीद शाह साहब ने। सलीम मांडवी वाला साहब वहाँ हर हफ्ते इस पे मीटिंग रखते हैं। एक दिन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर वाले खड़े हो गए, उन्होंने कहा आप क्या हमें बुला लेते हैं। उन्होंने सलीम मांडवी वाला साहब को कहा कमेटी में, मैं मौजूद था वहाँ पे, एक मैं रिपोर्टर, मैं तो हर जगह फिरता रहता हूँ।
वहाँ क्या मतलब? उन्होंने जनाब आपके जो बड़े साहब हैं ये खुर्शीद शाह साहब, वो तो इस रिपोर्ट में हमें क्लियरेंस दे चुके हैं। आप यहाँ पे 2 साल से अपनी दुकान खोल के बैठे हुए हैं। ये खुर्शीद शाह साहब ने ये सारा कुछ करने के बाद वो कौमी असम्बली में फरमा रहे थे कि जनाब कि आपने 480 रुपए की पेमेंट की है, गलत की है। आज फरमा रहे थे 480 रुपए के पेमेंट में आपने घपले किए थे, अब 300 आपको 80 रुपया नया बना लिया। ओ भाई साहब, यू आर पार्टनर इन द क्राइम्स। आप पार्टनर हैं, आप उनके क्राइम्स वहां छुपाते हैं, पब्लिक में आके बताते हैं वहां कायरा साहब, मैं इससे पहले असद साहब के पास हूं। ऐसे आज की तकरीर बड़ी मसालेदार थी, मैंने आज पूरी तकरीर आपकी बैठ के सुनी जो दोपहर में की। ये इनका भी जवाब दीजिएगा। पहले अगर कुछ कहना चाहेंगे, जो रऊफ क्लासा साहब कह रहे हैं कि सियासतदान जब ऑपोजिशन में इस तरह अब आपको मौका मिला खुल के ऑपोजिशन करने का, वो आपने की है, लेकिन जब आपके पास असल काम करने का टाइम होता है सर, उस टाइम थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे का ख्याल कर जाते हैं। मैं बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर। देखिए काशिफ साहब, क्लासरा साहब का अपना व्यू है, शाह साहब का आज मौजूए बहस तो नहीं है। उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शंस किए हैं गवर्नमेंट पे। अगर उनकी पेमेंट्स का कुछ इशू, मेरे तो डिटेल में है नहीं मेरे इल्म में, वरना मैं उस पर जरूर बात करता हूँ। और बंदे को बगैर सबूत के बात नहीं करनी चाहिए। ये बात भी दुरुस्त है कि ऑडिट ऑब्जर्वेशंस अरबों रुपए की होती है और 0 हो जाती है। प्रोसीजरल एरर्स भी होते हैं, फैक्चुअल एरर्स भी होते हैं और इंटेंशन भी होती है। मैं इससे इनकारी नहीं हूँ, लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रोसीजरल एरर्स को रेगुलराइज किया नहीं जाता? क्या सिर्फ खुर्शीद शाह साहब ने किया या इससे पहले चेयरमैन भी करते रहे? मैं भी इत्तेफाक से 5 साल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर रहा हूँ और उसके प्रोसीजर्स को क्लासर साहब तो बहुत बेहतर जानते हैं क्योंकि वो बहुत अरसे से कवर कर रहे हैं। मेरा एक्सपीरियंस जरा थोड़ा है, बट मैं 5 साल उसका मेंबर रहा हूँ। वहां पे सेटल होते हैं, आप कह रहे हैं पैरा सारे सेटल हो जाते हैं कि नहीं? सारे ना सही, मेजॉरिटी में सेटल होते हैं, बट मैं उस पर नहीं जाता क्योंकि मेरे पास इसकी डिटेल नहीं है इस पूरी स्टोरी की, बजाय इसके कि मैं उस मामले में जाऊं। हाँ, हमने अपनी एक पोजीशन ली है और उस पोजीशन पे पीपल्स पार्टी पहले भी कायम थी, आज भी कायम है। मैंने अगर कोई, हो सकता है कल माजी में किसी वक्त ऐसी बातें मुझसे को कमजोर बात हुई हो, बट आप अगर पोजीशन में आके आज अगर मैंने उन पर कुछ बातें की हैं, कुछ तो ये होता है कि आप जलसे को गरमाने के लिए बातें भी करते हैं, लेकिन कुछ फैक्चुअल बातें होती हैं। तो जो मैंने उन पे बातें की हैं, अगर मैंने पहले ये बताइए शहबाज शरीफ साहब का नाम क्या रखा आपने? वो समझ में नहीं आया मेरे को। आप वो आज आप डब्बे डाल के उसके अंदर में हमने वो कुछ नाम जो मुजवजा थे, वो डब्बा तो था मौजूद, लेकिन फिर हमारे बाकी पंजाब के और बाकी सूबों के दोस्तों ने भी कहा कि भाई ये सिर्फ एक सूबे का और कुछ इलाकों के लोगों का नहीं इशू, हमें भी मौका दे। तो अब हम बाकी सूबों से भी तजवीज लेंगे, फिर इसको इंशाल्लाह जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी कुछ नाम जो आए थे वो मैंने आपको शेयर किए, भी बहुत सारे नाम तो डब्बा भरा हुआ है। डब्बा भरा। सर, ये लोड शेडिंग के खिलाफ है ये एहतजाज है या इलेक्शन की तैयारी है कायरा साहब? देखिए, लोड शेडिंग तो एक बैनर है। लोड शेडिंग के खिलाफ तो हमने पहले से ताकि अपना एक प्लान किया था, ऐलान किया था कि हम लोड शेडिंग के खिलाफ जा रहे हैं। और जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने हमारे खिलाफ पंखियां झली थी, हम कौम को बताएंगे कि ये कहते थे हम 4 साल में ये करेंगे, लेकिन आप उस बैनर के साथ फिर अलाइड बेशुमार चीजें होती है, सिर्फ एक चीज पे तो नहीं खड़े होते ना। हमारी बैनर जो हेडलाइन थी उसमें वो वही थी। अब उसके बाद पनामा लीक गई, उसके बाद डान लीक्स आ गई, तो चीजें एक बार टेक ओवर कर जाती हैं। इशू हमारा बिलाशुबा वही था, उसी पे हम खड़े हुए थे, लेकिन उसके साथ जब बाकी इवेंट्स आ जाते हैं और ज्यादा जोरदार इवेंट आ जाते हैं तो वो उसको टेक ओवर कर लेते हैं। तो हमने अगर उन पर सवालात किए हैं, उन सवालात में अगर कोई गलती हुई है मुझसे तो उसकी मैं वजाहत करने को तैयार हूँ। नहीं, मैंने वजाहत दी, लेकिन इलेक्शन का तैयारी शुरू हो गई है। वैसे हाउ डू यू सी इट एज आपकी पार्टी के अंदर भी मीटिंग्स होती हैं, क्या सब इस वक्त इलेक्शन मोड में? पीपल्स पार्टी सड़कों पे है, मियां साहब सड़कों पे हैं, तरीके इंसाफ सड़कों पे। क्या JIT का काम अब महज एक फॉर्मेलिटी है या आपको लगता है कि कुछ भी हो सकता है उस इवेंचुअलिटी में हम? ये दोनों चीज देखिए, एक तो 1 साल जब रह जाता है तो वैसे ही गर्मा गर्मी शुरू हो जाती है। इतनी गर्मा गर्मी लोगों नहीं आपको पिछले हुकूमत का जब साल रह गया था वो नहीं याद रहा आपको? ऐसे लगता था बस ये महीना गया तो ये महीना गया, तो वो एक पाकिस्तान के अंदर एक वो माहौल भी बनता है। दूसरी चीज ये है कि अगर इलेक्शन ना भी हो जनाब, वो हुकूमत जो आई थी इक्तदार में ये दावा करके कि हमने लोड शेडिंग खत्म कर देनी है, और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने लोड शेडिंग की है तो उस पर ऑपोजिशन खामोश रही। ये कैसे हो सकता है, चाहे इलेक्शन में 5 साल बाकी हों? मैं तो ये अपनी कल ही मैं बात करता, मेरे साथ इजाज जखरानी बैठे हुए थे फ्लाइट के ऊपर,
मैं उनसे कह रहा था कि यार तुम तो अपना दिफा नहीं कर सकते हो। मैंने काशिफ अप्रैल 2013 तो बहुत आसान है ना, गूगल करो जाके अप्रैल 2013 लोड शेडिंग, पता ये चला 3 अप्रैल 2013 की खबर आ गई। 3 से 3,500 मेगावाट उस दिन कमी थी बिजली की, और उसमें कहा जी लोगों को बेड़ा गर्क हुआ है, गर्मी सत्यानाश, लोड शेडिंग हो रही है सारे मुल्क में। और आपको पता है मुस्लिम लीग नून ने क्या किया, दफ्तरों पे हमले और क्या क्या। अल्हम्दुलिल्लाह उससे 2 गुना से ज्यादा बिजली की कमी इस अप्रैल के अंदर, यानी 4 साल गुजरने के बाद हो रही थी। एक और चीज, क्योंकि ये गर्दिशी कर्जे और इनकी सबकी बात हो रही है, तो कौम को मैं खुशखबरी देना चाहता हूं। एक नई खुशखबरी है उनके लिए। अरबों रुपए का एक नया टीका लगाने की तैयारी हुकूमत मुकम्मल कर ली है। वो क्या जी, ये गर्दिशी कर्जे जो है ये चढ़ कैसे रहे। गर्दिशी कर्जे इसलिए बढ़े, ये 385 अरब रुपए के हो गए क्योंकि बिजली की जितनी चोरी हो रही है, नेपरा कहता है हम आपको सारी चोरी जो है ये बिलों में लोगों के नहीं डालने देंगे, लोगों से नहीं वसूल करने देंगे। दूसरा, ये जो बिल लोगों से वापस नहीं ले सकते, उन्होंने कहा ये आपकी कमजोरी है, तो जो अपने बिल पूरे दे रहा है हम उससे नहीं आपको ये रिकवर करने देंगे। तीसरा, उन्होंने कहा ये जैसे प्रोजेक्ट है नंदीपुर है, नीलम जेलम का डिले हो गया, इसमें जो करप्शन हुई है, नायली हो रही है, इसकी कीमत हम आवाम से नहीं वसूल करने देंगे। वो जो है ना अमाउंट वो बढ़ती चली जा रही थी। अब इन्होंने बड़ा तिलमिलाया, बड़ा जोर लगाया। फिर इन्होंने एक दाव लगाया कि ऐसे करते हैं कि वो वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री जिसके ऊपर नेपरा ने नजर रखनी है, उसको उसका इंतजामी मातहत बना दिए नेपरा को, वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री को। वो चैलेंज हो गया कोर्ट के अंदर, वो फारिग हो गया। अब इन्होंने मुश्तरका मुफादात की काउंसिल से कल एक कानून पास कराया। कानून ये कहता है कि नेपरा जिसने वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री के ऊपर नजर रखनी है, जो हुक्म भी वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री देगी वो लाजिम है नेपरा के ऊपर के उसको एक्सेप्ट करे। यानी आपके बिल के अंदर अब नंदीपुर की चोरी भी आएगी, आपके बिल के अंदर जो जारिया जो रोजाना की बुनियाद पे चोरी जो हो रही है बिजली की वो भी आएगी, और जो प्रोजेक्ट्स के अंदर डिले हो रहे हैं उनकी सारी कीमत भी आपके पास आएगी। उसके बाद हुकूमत ने आपको, मैं भी से बता दूं, उन्होंने पहले ये करना है और 6 महीने बाद इन्होंने दावा करना है कि देखो जी हमने गर्दिशी कर्जों को रोक दिया, वो जहां से बढ़ नहीं रहे वो बढ़ इसलिए ले रहे कि अवाम की जेब से निकालने वाले। ठीक, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जरा अब ये पॉलिटिक्स भी अपनी जगह, डॉन लीक्स पर खामोशी कुछ ज्यादा अरसे चलेगी नहीं, कुछ तो होना है, किसी ने कुछ तो करना है। फौज अपनी पोजीशन लेकर इस तरह नहीं बैठेगी। जो रिटायर्ड फौजी हैं वो पोजीशन इस तरह की ले रहे हैं कि अगर हुकूमत ने कुछ ना किया फिर इन लोगों को गिरफ्तार करके फौज खुद तहकीकात करेगी। ज़ाहिर है मरियम बीबी की ट्वीट जो थी तो पैनामा पर फ्रस्ट्रेशन किसी और जगह पे निकल रही थी। ये हालात किस तरफ जाते नजर आ रहे हैं कि अब मियाँ साहब मुश्किल में नजर आ रहे हैं आप सबको? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद वापस आए। वेलकम बैक नाज़रीन। रोब साहब, इससे पहले डॉन लीक्स पे सवाल करें, मैं ज़रा इनको अपने दोस्त कैरा साहब का थोड़ा सा मैं उस पर जवाब देना चाहता हूँ। कैरा साहब की मैंने इज्जत करनी शुरू की थी जब ये 2002 में पार्लियामेंट में आए, और मैंने क्यों पीएससी उस वक्त ये शुरू की थी कवर करना। उससे पहले भी ये डाक पीएससी, वेरी इंटेलिजेंट मैन भाई मस्त है, और बड़ी अच्छी कवर की इन्होंने पीएससी, और इससे इनका नाम भी बना और बड़ा जल्दी इन्होंने अपना नाम बनाया। दुख होता है इस तरह की जब मैं इनकी बात सुनता हूँ कि हमारे पास 2-4 एडमायर रह गए, हम जिनको एडमायर करते हैं। ये कोई जवाब, इनको सब पता है। ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 5 साल रहे हैं, उसके मेंबर रहे हैं, वेरी एक्टिव एंड वेरी इंटेलिजेंट मेंबर। ये कह देना कि मुझे पता नहीं है, ऐसे हो जाता है, इस तरह हुआ होगा, उस तरह हुआ होगा, कैरा साहब के मुंह से बात नहीं अच्छी लगती। 480 अरब रुपए का स्कैम है। इनको चाहिए था, ये 2 चीज़ों की वजह से इनको इसमें इंटरेस्ट लेनी चाहिए थी। एक तो ये खुद मेंबर पीएससी रहे हैं, इन्हें पता है कि यहाँ पे कैसे कैसे चीज़ें, मुझसे 1000 गुना बेहतर जानते, ये तो उसके मेंबर थे। ये इनको तो बहुत सारी चीज़ों तक एक्सेस जो मुझे एज ए रिपोर्टर नहीं होती होगी, इनकी अंडरस्टैंडिंग मुझसे 1000 गुना बेहतर होगी। तो इनको नहीं पूछना चाहिए था ये शाह साहब से कि इस मुल्क का इतना बड़ा स्कैंडल है, आप इसको बार बार रेफर कर रहे हैं, मीडिया रेफर कर रहे हैं, मैंने स्कैंडल इसको फाइल किया, अरशद शरीफ ने स्टोरी की, हु इज हु किसने आकर रिपोर्टर ने की। क्या इनको एज ए पीपल्स पार्टी के मेन इसके लीडर के इनको नहीं पूछना चाहिए था कि ना खुर्शीद शाह साहब आप सेटल कर रहे हैं यहाँ पे ये कौमी असम्बली में बैठ के इस पूरी रिपोर्ट के बिल्कुल ठीक हुआ है, सारे प्रोसीजर आपने ठीक कर दिए। तो सलीम मांडवी वाला साहब 2 साल से लेके बैठे हुए हैं, वो हर दफा हर हफ्ते मीटिंग रखते हैं, अब इसमें घपले हुए। और मैं जाती तौर पर सलीम मांडवी वाला साहब को उनकी इंटेलिजेंस पे ज्यादा बिलीव करता हूँ, क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, वो इन चीजों को बड़ा करीब से देखते हैं कि पेमेंट्स हुई कैसे हैं, किस तरह हुई है और कहाँ से होती रही है। वो 2 साल से चिट देने को तैयार नहीं है वहां पे, और खुर्शीद शाह साहब चिट दे रहे हैं। मुझे इनसे इतनी एक गुजारिश करनी है, साहब अगर थोड़ा सा मौका मैं सर मौका देता हूं सर आपको, जरा मुझे बात अगर पूरी करने दें सर।
तो उस पे इनको चाहिए था कम से कम कि आप एक बड़े लीडर हैं, पार्टी को लीड करें। आपकी पार्टी पे उन्होंने बैठ के, इनको याद है चौधरी निसार अली खान साहब ने इनको साबित कर दिया था अपनी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जरिए कि आप लोग सबसे ज्यादा करप्ट है। उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उन्होंने इस्तेमाल की थी। इन्होंने नवाज लीग ने, चौधरी निसार अली खान साहब ने पीपल्स पार्टी को सारे का सारा ये पोर्ट्रे करने के लिए, यू आर वन ऑफ द मोस्ट करप्ट पार्टीज इन पाकिस्तान, ये पीएससी की वजह से हुआ था। जब इनके पास उनका स्कैंडल आना शुरू हुए तो इन्होंने बैठ के सारे मुकमुका करने शुरू कर दिए। सो ये कहते हैं प्रोसीजर फ्लॉट, इन्हें वो रिपोर्ट पढ़नी चाहिए एज ए फॉर्मर मेंबर ऑफ पीएससी। क्या ये मुमकिन है फोटो कॉपीज पे किसी को आप बिल दे सकते हैं 32,000 रुपए का? नंबर 1। नंबर 2, क्लासरा साहब गुजारिश है, सर सुन लें थोड़ी सी, आप ही जवाब दीजिएगा सर। आप ही, मुझे पता है कि आप अच्छे मुकर्रर हैं, आप इसी को भी बात बैठ आप के पहले भी कर चुके हैं, मुझे इसकी वजाहत कर देने नहीं सर, मुझे पूरी बात तो करने दें सर। साहब की बात सुनो। जी जी, फरमाएं। अब ये कह देना कि मुझे नहीं पता, मुझे ये 4 साल से स्कैंडल चल रहा है, ये 100 दफा उठ चुका है। कैरा साहब जैसे बंदे को भी अगर इस स्कैंडल की डिटेल्स का नहीं पता, ये किन हालात में किस तरीके से सेटल हुआ, इनका एक मेंबर जो है नेशनल असेंबली का वो सेटल कर चुका है, चेयरमैन पीएससी। एक सेनेटर जो है वहां सलीम मांडवी वाला साहब, उनको 1001 एतराजात है जो कि जेन्युइन है, और फिर भी कैरा साहब कहते हैं कि यार मेरे नोटिस में नहीं। मुझे कम से कम ये मायूसी हुई है कि कैरा साहब को नवाज शरीफ की तरीक का सबसे जो बड़ा स्कैंडल है, तो इनको उनके बारे में मालूमात भी नहीं है, ना इनको ये पता है वो कैसे सेटल किया। कैरा साहब, काशिफ साहब गुजारिश है, क्लासरा साहब बड़े ज़हीन साफ़ी हैं और मैं इनकी बाकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। मैं भी इनका मशकूर हूँ कि इन्होंने मेरे लिए हमेशा अच्छे जज्बात का इज़हार किया है। क्लासरा साहब, मैं मेंबर नहीं हूँ, मैं पार्लियामान का मेंबर नहीं हूँ। मैंने जिस हद तक मीडिया देख सकता हूँ ज़रूर देखता हूँ, कभी इस्लामाबाद जाता हूँ, मिलता हूँ दोस्तों से। मैंने सिर्फ इतनी गुजारिश की कि मुझे जिस तरह डिटेल से आपने फरमाया, मुझे उस डिटेल का इल्म नहीं है। अगर मुझे इल्म नहीं है और उसके बावजूद मैं डिफेंड करूं या एग्री करूं, तो ना मैं एग्री कर सकता हूं, ना मैं उसको डिफेंड कर सकता हूं। इसके अलावा मुझे क्या कहना चाहिए था, मुझे एजुकेट कर दीजिए। मैं जरा लिटरेट नहीं हूं उतना, मैं आप जितना ज्यादा रिफाइंड गुफ्तगू शायद ना कर सकूंगा, लेकिन आप मुझे एजुकेट कर दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए। आपसे तवक्को और स्टोरियां सारी सच्ची नहीं होती। थी कि आप इस स्कैंडल की पूरी एक मिनट जरा, एक मिनट देखिए ना, मुझे आपको जातियाती गुफ्तगू पे नहीं आना चाहिए। तो आपके दौर में, हमारे दौर में एलन, क्लासर साहब एक मिनट जरा, LNG के ऊपर आपकी स्टोरीज आई, उसके ऊपर एक सुओ मोटो हुआ, क्या हुआ? उन स्टोरीज में क्या था? क्या इफ्तिखार चौधरी साहब के उस सुओ मोटो में कोई जान थी? तो क्या हमें सारी स्टोरीज मान लेनी चाहिए? नहीं, फिर आपके बाबर अवान साहब ने उसको बैठ के नहीं किया था। इस तरह मुनाजरे करें। आप नहीं सुन लें जरा, आप बोलने देना, आपसे गलत बात कर रहे हैं। फिर आपके लॉ मिनिस्टर थे डॉक्टर बाबर अवान, उन्होंने बैठ के आप लोगों ने सपोर्ट क्यों नहीं किया? हजूर वाला जरा सुन लीजिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। क्लासरा साहब, आप मुझे पहले मेरी बात तो सुने। अपनी बारी आप एकदम गुस्से में आ जाते हैं यार। तो सर जवाब दे रहा हूं, मैं इसलिए काशिफ के शो में आना ये बंद कर गया हूं। आप जैसे लोगों की गुफ्तगू सुन के अब आपसे बैठ के डिबेट पे नहीं हो सकते। हम सवाल पूछते हैं, आप कहते हैं जनाब कि आप क्यों हमसे बात कर रहे हैं? ये काशिफ मुंह पे बैठा है, 1 महीने बाद में आया हूं बड़ी मुश्किल से। होल्ड ऑन प्लीज साहब, कासला साहब, होल्ड योर ब्रेथ। मतलब जवाब कोई ना दीजिएगा, मेरे ऊपर फोकस रखें। मैं आपकी कुछ जवाब ना दीजिएगा, मेरे ऊपर फोकस रखें। आगे बढ़ते हैं। आपने क्या किया है? सवाल कहीं और हो रहे हैं, आप फोकस लेके बैठ के मैं क्या करूं? जवाब दे रहा हूं, आप गुस्से में आ गए। आपका जवाब नहीं होनी चाहिए। मैं जरा मुख्तलिफ ज़ाविये से आपको बताता हूं। अगर हम इज्जत करते हैं तो आपको भी इज्जत करनी चाहिए। तो सर मैंने आपकी कौन सी बेइज्जती कौन सा तरीका है? आप कौन सी बातें कर रहे हैं? कह दिया है आपकी कौन सी शान में गुस्ताखी? तो आप आए ना आए, मुझे तो इससे कोई गलती नहीं। मैं भी आपसे आपकी शान में कौन सी गुस्ताखी कुछ तरीकाकार है गुफ्तगू का? मैंने आपकी सारी बातें मैं काशिफ पर्सनालिटी से बाहर। काशिफ, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। तैयार नहीं है कायरा साहब, एक कहानी सुनाने दें मुझे। मैं काशिफ को जरा एक कहानी सुना दूं। इज्जत का मतलब ये नहीं है आपको मैंने कौन सी खुदा ने कहा था गाली दे दी है, कुछ सवाल हौसला कर रहे हैं। क्या आपके से आप अच्छे खासे बंदे होते हैं, आप मेरे जैसे लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं आपको। आप भी 2-3 टीवी शो करके क्या मैं इतना घटिया बंदे के बदल गए? क्या कहा आपने मुझे? अब मैंने क्या कहा है? आपने यही कहा, सुनिए, आपने कहा ना काशिफ के प्रोग्राम में मैं नहीं आता। आपकी वजह से थोड़ा कहा है मैंने, पूछ रहे इनसे क्या है मुझे, मैंने बातें कही हैं? मैंने यही कहा है कि मैं हौसला नहीं, क्या हो गया है? अच्छा आदमी था पीपल्स पार्टी में, उसकी गुफ्तगू देखें वो आप उनसे कह रहे हैं कि आपने पढ़ा क्यों नहीं? कोई रिपोर्ट आपके सामने रखे कि आपने पढ़ी हो, आप नहीं। मेरी शिकायत नहीं बनती एक सियासतदान से, एक हमारे दोस्त से कि आप इतने बड़े स्कैंडल का आप इसकी डिटेल में मुझे मुनासिब अल्फाज
अल्फाज में कहे ना। तो सर मैं कौन किस सी जैसे गाली लोगों दे की दी बातें आपको, सुननी कहना पड़ती हैं। साहब? चले आपकी तो भी मेरे लिए इससे बड़ी पहले से क्लास आप गाड़ी नहीं है सफर वाले लोग थे आप यार। मुझे कहें कि जी मुझे काशिफ के शो में आप जैसे लोगों की भाई बातें आप सुननी पड़ती मैं हैं। वही कह रहा हूं, अब आप लोग आगे से बहस की बजाय लड़ना हद हो शुरू हो गई जाते यार। हैं। एक पीपल्स पार्टी के लोग होते थे जो बहस है नहीं ना, आप बात समझते सुनते नहीं। डिबेट कर आप लेते जो मर्जी थे। कह देंगे। अब आप लोगों ने डंडे उठा लिए टीवी शो में, डिबेट उठा छोड़िए लिए यार, मुझे मैं कह रहा हूँ आप मुनासिब अल्फाज में आप मेरे साथ सर, मुनासिब भी मैंने कहा, मैंने कोई ऐसी गलत बात नहीं की। चलिए जी, मैं कोशिश करता हूँ मुनासिब अल्फाज आपने में क्या कहने कहा? की। चले मैं माफी मांगता हूं सबसे भाई, आगे चलते हैं जी, आगे अगर जी। आपको कहूँ तो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, सर, चलिए। मैंने तो ऐसी बात नहीं की, आपको गलत कह रहे हैं। चलो जी, कायरा साहब आप वो कह रहा है, he was mistaken, दिखाया, आप अभी किसी वही और वजह वजह से से upset देख लीजिए आपने क्या कहा। आप किसी और वजह से अपसेट होंगे, गुस्सा मैं जहां कोई निकाल रहे अपसेट हैं। नहीं हूँ जी, मैं आप लग रहे हैं, बिल्कुल आप लग रहे हैं, आप लग रहे हैं, लेकिन you are मुझे upset। अपनी इज्जत बड़ी अजीज है। तो सर मैंने आपकी इज्जत की है, मैंने तो आपकी तारीफें की हैं। एक चलो जी। अब हो गया ना क्लास असद उमर साहब साहब। आप जरा इसको भी रिमाइंड कराइए, रिमाइंड सर करा मैंने के देख आपको लीजिए कौन सा आपने ऐसा क्या जुमला फरमाया कहा है आपको मैंने? नहीं वैसे आपका ये जुमला मेरा ख्याल है वो समझे इस तरह कि आपने कहा कि आप जैसे लोगों के वैसे मैं प्रोग्राम में महीने बाद आया। छोड़ गया काशिफ, यू नो इट। आप एक महीने से मुझे कह रहे हैं, मैं अब इन लोगों के साथ बहस करना छोड़ गया हूं। ये सच्चे हैं सारे, हम झूठे हैं, ये लोग सच्चे हैं। किन लोगों के साथ इन्हीं के साथ बहस आप करना है। डिबेट किया करें आप कौन इनके से साथ। भाई अब दुनिया आप के बड़े सुनो, आला बात नाराज हो दिमाग हैं और बड़े कैरेक्टर वाले हैं, हम बड़े बुरे हो गए। सर आप सबसे अच्छे हैं सर। तरीकाकार है गुफ्तगू का। यार क्या हो गया भाई, सुनिए जरा। वी डोंट हैव टू गो पर्सनल। पीपल्स पार्टी के वो लोग हैं जिनको हम सेनर एलिमेंट्स कहते हैं सर, ही इज वन ऑफ द सेनेस्ट। ये हमारी रह रही है, साहब, मैं आपकी कही। बहुत इज्जत करता हूँ, प्लीज इस तरह पर्सनल ना हो। ये पर्सनल फिर कहते हैं पर्सनल, मैं सर आपकी तारीफ कर रहे हैं। अच्छा जी, मैं आपको ये कह रहा कहानी एक किस्सा सुना रहा सर, था। छोड़िए ये तारीफ है, सर जी आप इस जैसे लोगों की बातें सुननी पड़ती, क्या मतलब है इसका? तो सर मैंने ऐसे नहीं कहा कि इन जैसे नहीं, लोगों की नहीं, बातें ये नहीं सुनिए, कह ऐसे रहे नहीं थे कहा कायरा मैंने। कायरा साहब, ये नहीं कह रहे थे वो। अब गुस्से में किसी मैं और वजह से आपको बैठे हुए हैं, चैलेंज पता करके नहीं कह रहा हूँ, आप किसका गुस्सा है रिवाइंड आपको। कीजिए, अगर ना हो तो मैं नीचे बैठूंगा। अच्छा जी, यार मैं मुझे भी आप जानते हैं, मैं पिछले 15 कह रहा साल से साहब, politics पंजाब कर रहा में हूं, मेरा मेहनत स्टाइल करें, नहीं है। हमारे पे गुस्से ना निकालें सर। सर अब मेहरबानी इसको जाने दें, मैं मैं सबसे माजरत करता हूं सर। करें, इतना पार्टीजन ना हो जाए। मैं कह रहा साहब, मैं यार लेट्स मूव ऑन, पॉलिटिकल डिबेट करें क्या हम? पर्सनल जी असद भाई को कुछ कहना अच्छा जी, चाहते मैं आपको एक मैं किस्सा कब कह रहा हूं, मैं तो यही कह रहा हूं कि भाई तो इनको मेरा भी ख्याल है, कहना, इनको मेरे गुस्सा भाई निकालना हैं, है, मैं हाँ। इनकी इज्जत करता हूं बहुत। 2 मिनट उनको चलो हो गया सर, हो गया, जान निकल ये गया, पानी पिए सर, कोई साथ आपका दोस्त बैठे तो उसको कहें आपको ठंडा पानी पिलाए, कह रहा साहब। जाने निकल गई बस इशू नासरा साहब प्लीज मुझे देखे ना, अब इतना अजुगत ना लगाएं, ये मुनासिब नहीं है। लाइव लोग देख रहे हैं, लोग बेहतर जज हैं। सर मैंने कोई ऐसी गलत बात नहीं की, सारे लोग लाइव देख रहे हैं। आपकी पहले मैंने मैं अपने कहा हवास है, में हूं और मेरे आपके हवास हमेशा खराब नहीं, हुए। आपसे मैं कुछ मैं बात आपको नहीं कह रहा हूं, सुना आप सर। रिवाइंड कीजिए। आपसे मैं कह रहा था, मैं रोक साहब इसकी जरूरत नहीं है। मैं कह रहा साहब आप भी रोक साहब आप भी मेरी बात सुने, पर्सनैलिटी की जरूरत नहीं है इसकी। मैं पीठ पीछे कोई आपकी तारीफ हमेशा की है, अभी भी की है, कोई आपसे ना डर के की है ना कोई आपसे खौफजदा करके करता हूं। आपको अच्छा आदमी समझता हूं, इसलिए हमेशा तारीफ की नहीं है, है। मुझे पता है। आपका गुस्सा किसी आप और डरने चीज का वाले है तो नहीं है, मैं निकाल ये लें। नहीं कह रहा। मुझे आप सिर्फ पीपल्स ये पार्टी के बताएं, लोग थोड़े समझदार होते अगर थे, मैं आप यही लोग आपस लफ्ज़ डंडे कह दूं- उठा के आ जाते हैं यार। एक बहस हो रही है, बात हो रही है, यही बात जो आप कह रहे हैं 4 दफा कह चुके, जो कायरा साहब कह रहे हैं 10 दफा कह चुके, वही बात है पूरे प्रोग्राम में। काशिफ एक मिनट, एक बात मुझे कहनी है। जो मुझे क्लासरा साहब ने कहा कि इन जैसे लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, अगर यही लफ्ज मैं क्लासरा साहब को कहूं कैसा लगेगा इनको? सर कहते हैं ताकि आप जरा ठंडे हूं, कहते हैं आप मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, मुझे कहते हैं। सर, अगर मैं तो आपका कहता इससे- नहीं हूं ना, मेरे इससे मुनासिब- गुस्सा मेरे ठंडा लिए होता है। मुनासिब है बाकी कि मैंने मैं सारा ये लफ्ज नहीं कह सकता। आपको 2002 से अब तक सारा देखा हुआ है। आपका ये मिजाज नहीं है जो आज आप टीवी सर पे ये शो कर वैसे रहे हैं। अमूमन ब्रेकों में इस आप तरह के ऐसे नहीं मामला होते। तय हो जाते हैं। मैं अगर सिर्फ ये कह रहा हूं, इजाजत दे, जो लफ्ज आप मुझे कह रहे हैं, आपका हक है। ब्रेक ले लेता हूं यार, माने ना माने, एक- बिल्कुल आपका हक है। ब्रेक ले लें। लेकिन उसके लिए ये तरीकाकार नहीं है। चलो ये मैं तो हो गया ठीक सर। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर, ठंडा कर लेते हैं ब्रेक के अंदर, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। असद उमर साहब, क्या वजीर आजम साहब प्रेशर में, और प्रेशर में तो होंगे, ज़ाहिर वो तो नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट के ऊपर विजिबल प्रेशर है, किस किस चीज, बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो गई। जी जाहिर है, देखें अभी जो पनामा का जो जजमेंट आया है, वो चाहे जितनी मर्जी मिठाइयाँ खिलाएं, उनको पता है कि वो बाल बाल बचे, और वो जो बचे भी हैं वो वक्ती तौर पे बचे, आगे क्या होता है कुछ पता नहीं। हो सकता है बिल्कुल बच जाएं, लेकिन इतना करीब आज तक मेरे ख्याल में, अगर आप 1 साल पहले पूछते मियाँ साहब से या किसी भी मुस्लिम लीग नून वाले से कि क्या मियाँ साहब एक जज के फैसले का फर्क रह जाएगा, तो वो सोच भी नहीं सकते थे कि बात यहाँ तक पहुंचेगी। तो एक तो जाहिर है उसकी वजह से बहुत है। फिर ये जो अभी हो रहा है, बड़ी एक अजीबो गरीब सिचुएशन है। नया आर्मी चीफ अपॉइंटेड है, अपनी मर्जी का आर्मी चीफ अपॉइंटेड है, अपनी मर्जी का ISI चीफ अपॉइंटेड है, तो ये तो अब नहीं हो सकता। खुद बार बार वो कह चुके हैं सिविल मिलिट्री रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई छोटी चीज तो नहीं हुई।
उसके पीछे कुछ ना कुछ तो है, कुछ समथिंग हैज गॉन रॉन्ग, चाहे किसकी गलती है, आइन में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा हुआ। तो ये जो इतनी बड़ी बड़ी चीजें होनी शुरू हो जाएं तो परेशानी की बात तो है, वो परेशानी नजर आती है। मियां साहब को आप देखें कि पिछले एक हफ्ते से जिस तरीके से वो बातें कर रहे हैं वो आउट ऑफ कैरेक्टर है, ये मियां साहब का नॉर्मल स्टाइल नहीं है। तो कुछ ऐसी सूरत हाल में वो अपने आप को देख रहे हैं जिसकी वजह से उनको एक्स्ट्रा, मैंने तो कल ट्वीट भी किया था कि मुझे लगता है कि शाही खानदान की परेशानी कोई जो है कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, क्योंकि वो लगता है कि मुस्तकिल अपने पैर में गोलियां मारे चले जा रहे हैं। वो सिर्फ मियां साहब नहीं है, बाकी खानदान वाले भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और कायरा साहब, इसमें बहुत सारे इश्यूज इकट्ठे, सियासी यानी पैनामा लीक्स का फैसला भी है, डॉन लीक्स का मामला भी है जो दिन ब दिन खराब होता जा रहा है उस ट्वीट के बाद। क्या आपको लगता है कि बिल्कुल नाइफ सेज पे पॉलिटिक्स खड़ी है कि फौज ने एक बयान देने के बाद जाहिर है वो भी इंतजार करें कि हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत अपना नोटिफिकेशन देने के बाद क्या इंतजार कर रही है? किस तरफ कौन हिलेगा पहले, किस तरफ जाएगा? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्यों दोनों साइडें, इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन फॉर मी। काशिफ साहब, यकीनन जिस तरह असद साहब ने कहा है, गवर्नमेंट के लिए परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और पनामा के ऊपर भी जान छूटी नहीं है, बल्कि असद साहब जो 3 जज साहबान ने इनके खिलाफ अभी तक फैसला नहीं दिया, उन्होंने भी इनको बेगुनाह तो नहीं कहा। उनमें से 2 जज साहब और खासतौर पे एक जज ने तो सारा कुछ जितना रिकॉर्ड था उस सारे को डिमोलिश कर दिया, लेकिन इनके खिलाफ उस तरह स्ट्रिक्चर्स नहीं, उसका जजमेंट नहीं दी। अब देखें आगे क्या होता है। लेकिन ये पनामा डॉन लीक्स में काशिफ साहब, उसमें बड़ी हैरानगी की बात है। मैंने तो बार बार कहा कि जी पहले डॉन लीक में ट्विटर के से आने से पहले या मीडिया वहां प्राइम मिनिस्टर का एक खत है जो 3 सेक्रेटरीज को जारी हुआ, वो खत प्राइम मिनिस्टर हाउस से सेक्रेटरीज को नहीं पहुंचा, मीडिया में पहले भेज दिया गया। क्या मकसद था उससे क्यों डिबेट छेड़ी गई? जिसके जवाब में एक प्रेशर में इंस्टीट्यूशन ने भी अपने एक ट्वीट कर दी, उसके ट्वीट के जवाब में वजीर दाखिला ने पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उन्होंने कहा जी कि नोटिफिकेशन तो असल अभी वजारत दाखिला ने जारी करना है। सर, लेकिन क्या वजारत दाखिला क्या एक स्पेशल असिस्टेंट को यानी फातमी साहब को नौकरी से निकाल सकते हैं या उसको हटा सकते हैं? क्या वो वजारत इत्तलात के तो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट ने किया? नहीं सर, उन्होंने कहा ना, वजीर दाखिला ने फरमाया, ने कहा ये क्या है, ये तो हुक्मनामा थोड़ी है। कहा कि नोटिफिकेशन तो असल में निकालना ही मैंने मेरी वजारत ने है, ये तो एक ऑर्डर जारी हुआ है सिर्फ प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से। ठीक, और वो अभी बाय द वे चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुए मेरे ख्याल में घंटा नहीं हुआ था, तो उस पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन भी हो चुका था। जो ये कह रहे थे कि कानूनी हैसियत ही नहीं रखता, उस पे अमल दरामद भी हो चुका था। लेकिन कानूनी तौर पे वजीर एग्जैक्टली मैं यही पूछ रहा हूं कि उसके बाद अभी तक वजारत दाखिला का वो नोटिफिकेशन हमारे इल्म में तो नहीं है। उस पे मजीद ये कि एक मीटिंग हुई लाहौर में और उस मीटिंग के बाद ये कहा गया कि शायद कोई रिप्रोचमा की बात हो रही है। हम ये चाहेंगे, अल्लाह करे कि ऐसी सूरत बने कि पाकिस्तान के इदारों में आपस में तसादुम और ये जो है खिंचाव ना हो, इसलिए कि ये खिंचाव नेचुरली पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए हो या इदारे के लिए हो, दोनों अतराफ में। इसमें जिस तरह पाकिस्तान के हालात है इसमें इस तरह का तसादम नहीं, लेकिन ये मुस्लिम लीग का एक खास स्टाइल है, वो हमेशा तसादम करते हैं, अटैक करते हैं, एग्रेसिव होते हैं, फिर जब रिट्रीट करना पड़े तो थोड़ा सा रिट्रीट हो जाते हैं, लेकिन उससे बेनिफिट गेन कर जाते हैं और मामला जरा लंबा करके उसको डाइल्यूट कर देते हैं। ये अगर आप गौर करें माजी में तो मुस्लिम लीग का ये खास वतीरा है और इस वतीरे से हमेशा उन्होंने सक्सेस हासिल की है। शायद उन्होंने इसमें भी यही इख्तियार किया है, लेकिन अब वज़ीर आज़म साहब के लिए आसानी के रास्ते खत्म हो गए। अब उनको बहरहाल ये जो इंक्वायरी शुरू हुई है JIT, हमने तो पहले कहा था हमें JIT से बड़ी तवक्को नहीं है, लेकिन फिर भी इसके जो रास्ते बन रहे हैं, लेट्स सी JIT किधर जाती है ना मामला। रास्ते उनके लिए नहीं है, ज्यादा नहीं है। लोग सब किस में ज्यादा मुश्किल है? पैनामा का केस ज्यादा मुश्किल है या डॉन वाला ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है नाउ दैट जो फौज का एक रद्देमल आ गया? इसको जरा डॉन लीक्स को पहले देखें। पनामा में तो सारी हम बात करते रहते हैं। मुझे बाज़ दफ़ा ना अपने मतलब सियासतदान दोस्तों पे हंसी भी आती है, रोना भी आता है इनका दुख देख के और चीज़ें। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब थे जिन्होंने कारगिल पे जर्नलों की इंक्वायरी करवानी थी, कमीशन बनाना था, इशू रिमेंबर। जो भी जर्नलिस्ट उनको जद्दा या वहाँ लंदन मिलता था वो पहली बात यही करते थे कि मुझे पावर में आने दें। मैंने जर्नलों का कारगिल पे कमीशन बनाया, 3000 हमारे फौजी वहाँ पे शहीद हुए। ये लंबी कहानी, सबको पता कितनी बेट्रेयल हुई, हुकूमतें कहीं जेल भुगती। वो बेचारे कारगिल पे कमीशन क्या बनाते, खुद अपने ऊपर वो उस पर कमीशन बना बैठे हैं। हमारे जो पॉलिटिशियन जहाँ पे आके मिस्टेक करते हैं, यू कांट, अगर इजाजत है मैं दो चीजें ऐड कर दूं जी। आपको याद होगा एक मेमो स्कैंडल हुआ था पीपल्स मैं उसी पे आ रहा था। मैं सिर्फ मियां साहब की साउंड इकट्ठी करके अगर हम दिखा, सिर्फ मियां साहब की, वो हुकूमत छोड़ दे कि ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा।
आप देखें कि जब इनको अपनी सियासी एडवांटेज लेना था किसी जगह पे, मैं सिर्फ मियां साहब का सुनाऊंगा आपको, पहले आपका बात कंप्लीट कर ले कि उन्होंने क्या क्या कहा उस जगह पे, और आज वही चीज मेरा ख्याल है उनके। कल अपना कॉलम लिखा है दुनिया अखबार में जो मेरा आता है, कल का कॉलम है, उसका जो उन्वान है ये नवाज शरीफ बामुकाबला यूसुफ रज़ा गिलानी। मैंने इन दोनों चीज़ों को ना उनका कंपैरिजन ड्रा किया कि गिलानी साहब को हम हमेशा अंडररेटेड प्राइम मिनिस्टर समझते रहे और हम नवाज शरीफ साहब को ओवररेटेड प्राइम मिनिस्टर इनको समझते रहे। मेमो गेट में देखें आप कि गिलानी साहब की 2 तकरीरें एक कौमी असम्बली में की थी, एक उन्होंने वहाँ सीएम हालांकि हुकूमत को स्टेट मैं को सुना सकता हूँ चाहे तो। जी बिल्कुल सुना। दूसरा उन्होंने कहा था कौमी असम्बली में कि हमने तो इनको कहा था कि आप जरा हमें ये बताएं कि यहाँ पे उसामा बिन लादेन आया कैसे। आप कहते हैं आपने अमेरिकन को वीजे कैसे दिए, तो ये बताएं उसामा बिन लादेन जो है ये वीजे लेके आया हुआ था। गिलानी साहब ये 2 तकरीरें कभी नहीं भूली जा सकती हैं कि डिस्पाइट बीइंग सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने उस वक्त के जो आपके जर्नल थे, उस वक्त सर्विंग जर्नल, एक DGIS जनरल पाशा साहब थे और उस वक्त आर्मी चीफ थे जनरल कियानी, उन्होंने दोनों को टेक ऑन किया था। उन्होंने नवाज शरीफ साहब की तरह उसमें अपीजमेंट में नहीं चले गए, और नवाज शरीफ साहब जहां पे उन्होंने ज्यादती की थी, आज वो बड़े उस पर आगे मासूम बनते हैं कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, कि मेमो गेट पे काले कोट पहन के ये गए थे पीपल्स पार्टी के वजीर आजम को या हुसैन हक्कानी को या गद्दार वहां डिक्लेयर करवाने वाले, और इन्हीं की खुफिया मुलाकातें होती थी। आप और अब यही मुश्किल इसी वजह से चौधरी या निसार अली खान साहब और शहबाज शरीफ साहब ये जाके रात के अंधेरे में काले बुरके पहन के GHQ में जनरल कियानी से मिलते थे 2013 के इलेक्शन के बाद, और वही DGIS जो थे जनरल पाशा, वो आपको याद होगा मंसूर इजाज से मिलने के लिए लंदन तशरीफ ले गए खुफिया। वो मंसूर इजाज जो फौज पे सबसे बड़ी तनकीद करता था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ सियासतदानों ने हमेशा बेल आउट किया है आर्मी को जब ये फंसी है, और कई दफा फंसी है। हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट इन्होंने रिलीज नहीं की, आर्मी डिमोरलाइज होगी, फेयर इनफ। इन्होंने ओजड़ी कैंप की, वहां पे इतना बड़ा डिजास्टर हुआ, इसको इन्होंने सेकंड में कि नहीं जो उसामा बिन लादेन आके इसको इन्हें छुपा के रखा कि ये कौन सी चीजें थी कि ना किसके फेलियर थे वो नहीं आने दी। इन्हें उसामा बिन लादेन एक सबसे ज्यादा बहुत बड़ा था। इवन ISI असगर खान केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किए थे कि जनरल बेग और जनरल दुरानी के खिलाफ कार्रवाई करें, जिन्होंने पैसे दिए थे बांटे थे, उसमें भी सियासतदानों ने कुछ नहीं किया था। सो सियासतदान हमेशा रश करते हैं, बचाते हैं, जब ये फंस जाए इस तरह की छोटी मोटी चलाकियां करते हुए तो इन बेचारों के लिए कोई माफी नहीं। असद साहब सुनिएगा जरा, दिस इज जस्ट मैं क्योंकि मैं आपको पूरी PMLN सुना सकता हूँ। ये देखें सियासतदान किस तरह सिचुएशन को अपने हक में इस्तेमाल करता है। PTI को भी इससे सीखना चाहिए। आज आप इस चीज को देखकर ये सोच रहे हैं इससे हमारा सियासी फायदा क्या होगा, कल आप भी इतनी खड़े होंगे। सुनिएगा जरा, ये बड़ा सीरियस इशू है। मेमो गेट ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा इस तरह का वाकया हुआ है, और मैं समझता हूँ कि ये जिसने भी किया, हमने किसी का नाम नहीं लिया, किसी न किसी ने ये साजिश की जरूर है। हम यही समझते हैं कि जिन्होंने भी ये साजिश की है उनके चेहरे कौम के सामने आने चाहिए, वो लोग इस कौम को जवाब दें कि उन्होंने इतनी बड़ी साजिश अगर की तो क्यों की। मेमो गेट के अपने मेरिट के ऊपर किया, ये पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। ये मेमो गेट है, मैं समझता हूँ कि ये बड़े खतरनाक इसके असरात मुरतब हो सकते हैं अगर ये जो है इस तरह से कौम इसका नोटिस ना लेती। इस तमाशे को खत्म करने के लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। मैं चला जाता, मेरी पार्टी चली जाती पार्लियामेंट में, अगर पार्लियामेंट वाकईतन एक ये में और भी हैं वजीर आजम साहब हर जगह जाके ये कह रहे थे देखिए हम ये साजिश है। आज ऑपोजिशन वो कायरा साहब किस वजीर आजम जो कह रहे थे स्टेट विद इन अ स्टेट है उसामा बिन लादेन का, आज वो कह रहे हैं ठीक किया है आर्मी चीफ DGISPR ने ट्वीट करके। सियासत के अपना मैं सर ये खुर्शीद शाह साहब ने कहा, मैं आता हूं आप इसका जवाब दे दीजिएगा, मैं जरा असद उमर साहब से सुन लूं। देखिए इसके अंदर 2 मुख्तलिफ पहलू है जी। एक चीज तो ये है कि अगर कोई काम ऐसा हो रहा है जो बाकी में मुल्क के इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो चाहे फौज करे या वो इलेक्टेड हुकूमत करे, वो गलत तो गलत ही रहेगा ना। अगर आप कारगिल करेंगे तो सिर्फ इसलिए कि मुशर्रफ साहब ने वर्दी पहनी हुई है वो कारगिल ठीक नहीं हो सकता, ठीक है जी। इसी तरीके से माजरत के साथ मेरे ख्याल में तो डॉन लीक्स का केस भी बिल्कुल ठीक केस था, और अभी जो हमने रिसेंट डिस्क्लोजर सुने उससे तो रिकन्फर्म हो गया डॉन लीक्स। और ये अपना मेमो गेट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक हुआ जो आर्मी चीफ DGISPR ने। मैं भी आता हूं, मैं भी उधर आ रहा हूं ना, मैं उधर आता हूं, ठीक है। इसी तरीके से जो ये गलत है ना वो गलत है। अगर कौम के खिलाफ हो रहा है मेरा, चाहे वो मेरे लिए सियासी तौर पे अच्छा है या बुरा है, अगर गलत है तो मैं तो उसके खिलाफ बात करूंगा। जहां तक आर्मी चीफ की DGISPR को ट्वीट करना ये चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, काशिफ ये आपके मुंह से सवाल अच्छा लगता है, ये इसके ऊपर क्लास राज जिसको बात करते हैं ना आइन के ऊपर, तो ये अच्छा लगता है।
वो सियासतदान जो पाकिस्तान के आइन को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं, जिनको अपनी चोरी छुपाने के लिए कोई आइन उनके आड़े नहीं आता, जो अपने इक्तदार में आने के लिए या दूसरे को इक्तदार से निकालने के लिए हर आइन की शिक तोड़ने के लिए तैयार है, उनके मुंह से ये डिफेंस अच्छा लगता नहीं। असल इशू जो इस वक्त ये मेरे ख्याल में ये भी इशू है कि क्या ISPR को पब्लिकली ये पोजीशन लेनी चाहिए या नहीं, लेकिन उसका जवाब उस वक्त मिलेगा जरा हमारे पास सामने रिपोर्ट आए, उस रिपोर्ट के अंदर क्या था, किसको कहा जा रहा है कि छुपाया गया, उसके बाद मैं आपको अपनी जजमेंट दूंगा कि मेरे ख्याल में वो जस्टिफाइड थे इस एक्शन के अंदर कि नहीं थे। प्राइमा फेसी तो वो नहीं करना चाहिए उनको। ठीक, कायरा साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? कश्यप, मैं पहली गुजारिश तो ये करूं कि जहां तक डॉन लीक्स के ऊपर ट्वीट का इशू है, मैं कोई 10 चैनल्स के ऊपर ऑन रिकॉर्ड हूं, फौरी तौर पे हमने ये कहा कि ये इदारों के अंदर गुफ्तगू आपस में इस तरह नहीं होनी चाहिए। आर्मी चीफ को लेवल पे या खुर्शीद शाह साहब ने सर पहला रिएक्शन दिया है, आर्मी ने ठीक मामला किया है। हाँ, शाह साहब की बात कर, किसका रिएक्शन आया? राब्ते का सबसे तेज तरीन जरिया ट्विटर है जनाब खुर्शीद अहमद शाह, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नेशनल असेंबली। काशिफ साहब, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मुझे नहीं पता उन्होंने ट्विटर किया कि नहीं। शाह साहब तो ट्विटर वगैरह यूज नहीं करते। नहीं, उन्होंने बात की है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं टीवी पर कहा। काशिफ, प्रॉब्लम ये होता है कि मैं एक आप प्रोफेशनल साफ़ी हैं, क्लासरा साहब प्रोफेशनल साफ़ी हैं, मुझे ज़िंदगी में और बहुत सारे बखेड़े हैं, मैं हर चीज़ के बारे में बाखबर नहीं हो सकता। जो सच है मैं आपको वो कह रहा हूँ, मैं तो आपको अपनी राय दे रहा हूँ कि ये बात बिल्कुल मैंने कही कि जी बिल्कुल ये इस तरह नहीं होना चाहिए, लेकिन इससे पहले प्राइम मिनिस्टर हाउस ने जो लेटर जारी करके मीडिया को दिया वो भी नहीं होना चाहिए। ठीक, दोनों सूत्रों। मुझे आखिर में बताया, मैं 2 मिनट रह गए, कायरा साहब आपसे शुरू करता हूँ। इस टाइम ज्यादा मुश्किल डॉन लीक्स है या पैनामा? दोनों ही है जी। इस वक्त गवर्नमेंट के लिए दोनों ही मसाइल खड़े किए हुए हैं, क्योंकि जो इंक्वायरी शुरू हुई है उसमें गवर्नमेंट किसी हद तक अपने आप को खुश समझ रही है कि डॉन लीक्स में, पनामा लीक्स में जब कमीशन जो JIT है ये बाहर के मुल्कों में जाएगी तो वेल्स के पीछे जो बहुत सारी कंपनियां खड़ी हैं, नीलसन और नेस्कोल के पीछे कोई और है, उसके पीछे कोई और है, तो मुख्तलिफ जगहों से जाके उनको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तो वो आके कह देंगे तो फैसला नहीं हो पाएगा। शायद गवर्नमेंट इस तरह खड़ी है। इसके ऊपर पीपल्स पार्टी अपने एक सवालनामा बना रही है, वो जल्द हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। सर मेरा वक्त कम है, जरा मैं असद साहब से पूछा, आप कह रहे हैं कि दोनों ही में मुश्किल, दोनों सूत्रों इश्यूज में मुश्किल है। देखिए, पैनामा के अंदर तो मैं बार बार ये अल्फाज यूज करता हूँ, आप कहते हैं मुबैना रंगे हाथों पकड़े गए चोरी करते हुए, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आ गई है उसने दीवार के साथ लगा दिया है, तो उधर तो कहानी खत्म है। जहां तक इसका डॉन लीक्स का ताल्लुक है, जो हुकूमत का किरदार रहा है, जिस तरीके से उन्होंने इसको डील किया है, 4 दिन से शुरू होकर कहानी 6.5 महीने तक लेके आए और एंड में भी जिस तरीके से डील करने की कोशिश कर रहे हैं, मुबैना तौर पे ऐसा लगता है कि कोई गड़बड़ की है जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी जरा सा शक का उनसा रह जाता है, पूरी रिपोर्ट सामने आ जाएगी। ज्यादा मुश्किल इसका कौन सा इशू है रऊफ साहब? सर वो मियां साहब, वो एक इंग्लिश का मुहावरा है, बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी, आगे भी खई है पीछे भी खई है, बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, ये भी ना उसमें दिए जा सकते हैं। ऑफ कोर्स मेरा ख्याल है दोनों उनके लिए मुश्किल हैं, और दोनों में एक तो मैं मरियम बीबी की ट्वीट्स फ्रस्ट्रेशन, वैसे डॉन लीक्स पे है वेरी डिफरेंट पॉइंट। आई आल्सो हैव आई थिंक आई एम क्लोजर टू यू। आई डोंट बाय दैट आर्गुमेंट कि जब पॉलिटिकल हुकूमत का ट्रायल शुरू कर दें कि जी वहां से खबर रिलीज हुई है। मैं आपको याद है एक स्टोरी उसने, मैं आपसे इत्तेफाक, राइटर ने स्टोरी दी थी कि 5 कोर कमांडर की आपकी हार्ट नहीं होती, तो ये थोड़ा सा सियासतदानों को थोड़ी सी स्पेस रहने दें। क्विकली मैं एक चीज फंसेंगे जैसे आपने अभी दिखाया ना, फंसेंगे, ये सारी रिकॉर्ड है। मैं क्विकली एक चीज लीक्स पे डिफरेंट क्विकली ये बोल दूं